मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बुक स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मैंने कहा था आपको सॉल्व करना है ये मेथड, सॉल्व फॉर एक्स, दरवाजा बंद कर दो, विच इज एक्स प्लस 1/x = 3। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इस वाली इक्वेशन को पहले चेंज करना होता है टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The first thing first, this in itself is not a polynomial। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क समझो कि ये अपने आप में पॉलिनोमियल नहीं है। हम इसको नाइन्थ में भी बहुत पढ़कर आए थे कि x+1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन जब इक्वेशन की फॉर्म भी हम करते हैं तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल, कि ऑन द फेस ऑफ इट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा ना कि ये x+1/x इज इट अ पॉलिनोमियल, आप बोलोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन =3 करके क्या ये इक्वेशन है, तो देखकर नहीं बोलना, हमेशा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल। लिखो, एक कैटेगरी इक्वेशंस की होती है, उसमें मैं 3-4 इक्वेशंस करवाऊंगी कि देखकर लगेगा क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, जब हम इनको सॉल्व करते हैं, सो देन दे बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। एक्स को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहां पर ये आ जाएगा x² + 1 = 3x हो गया। इतना हमें समझ में आता है टेंथ में आकर, अब तो फटाफट से ली। फिर हमने इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रीअरेंजमेंट वाली फॉर्म क्या होती है, हमेशा ax² + bx + c। आपको हमेशा इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को इसी तरह से अरेंज करना है, स्क्वायर वाली टर्म, x⁻1 वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट बनता है 1, स्प्लिटिंग करके आना चाहिए -3, नहीं होगा। तो अब हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि पहले निकालो d, वो क्या होता है b² - 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी निकालेंगे b² - 4ac, सो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, b हमारे लिए क्या है, विद साइन देखना है -3, 4, a कितना है 1 और c भी कितना है 1, तो क्या बन गया 9 - 4 5। बात समझ में आ गई। अब x निकालना है डायरेक्टली, तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, इसे याद करना है। एंड देयर वाज अ वेरी, एक बड़ी अच्छी सी चीज दी हुई थी, मैं आपको साथ वो पिक्चर शेयर भी करूंगी। इस फॉर्मूला का एक विजुअली लिखा हुआ था। तो x होता है -b ±√b² - 4ac, मतलब यहाँ पे d लिख दिया मैंने। ठीक है, d निकालने का मतलब ये होता है कि यहाँ स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे, बाय 2a। मैं d अलग से निकलवाती हूँ, मतलब फॉर्मूला में ना यही लिखा होता है। होता क्या है, ये b² - 4ac, ये 2-3 स्टेप ऐसे बना देते हो। तो पहले d निकाला हो, बस उसको स्क्वायर रूट में लिखना है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो b कितना था तुम्हारे पास -3, तो -3, b के साइन को हमेशा उल्टा करना ही है, जहां मर्जी आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, d निकाला था 5 लिखा, 2, a था 1, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 ±√5/2। ठीक है ना, राइट। अब बस यहां से हमें अपने आंसर को रिफाइन करना होता है कि एक x की वैल्यू है 3 में 5 रूट ऐड किया डिवाइड बाय 2, और 3 में माइनस किया डिवाइड बाय 2। ये पक्का लिख कर आना, वरना आधा नंबर बिल्कुल कट हो जाएगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड टू रूट्स। मैंने आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क सिखाया था। पॉलिनोमियल इज ऑल सेट ऑफ वैल्यूज, इक्वेशन मतलब वही दो वैल्यूज। अब अगर मैं पॉलिनोमियल में x की वैल्यू बताती हूँ तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जीरो सिर्फ दो ही होती है या एक ही होती है ना, लेकिन रूट्स हमेशा दो होती हैं। तो यहां पर अगर सेम भी आएगा तो आपको 2 2 लिखना होता है। देयर आर टू वैल्यूज जहां पर ये
हमें मतलब x की दो वैल्यूज चाहिए थी। मैंने आपको इक्वेशन ग्राफिकली भी सिखाई थी कि वाई दिस डिस्टिंक्शन, बिकॉज पॉलिनोमियल इज सेट ऑफ वैल्यूज। पॉलिनोमियल मतलब पूरा कर्व, लेकिन इक्वेशन मतलब सिर्फ वो दो वैल्यूज जहां पर ये इक्वेशन जीरो हो जाती है, जहां पर एक्स स्क्वायर -3x+1 इक्वल टू जीरो हो जाता है। सिर्फ वही दो वैल्यूज लिए हैं। समझ में आ गई बात ये? वहां पर हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू x² - 3x+1। भी x डालते रहो, y निकालते रहो, पुट करते रहो और चलते रहो, डालते रहो। जितना एक्स डाल सकते हो, जितने डाल सकते हो, जितना ब्रेक करके डाल सकते हो, छोटे से छोटा वैल्यू डालो, बड़ी से बड़ी वैल्यू डालो, राइट। लेकिन इक्वेशन में वी नीड जस्ट टू वैल्यूज, तो आपको वो दो वैल्यू सेग्रीगेट करके लिखनी होगी। समझ में आ गया? फिर ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है, फॉर 3 मार्क्स आया हुआ है, तो वहां पर ना ये सब चीजों के नंबर कट जाते हैं। यहाँ पर फिर आपको लिखना होता है, जैसे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखोगे, डी निकालोगे, देन यू विल राइट दिस फॉर्मूला, देन यू विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारी बुक में कट हो चुका एग्जाम्पल था। 1/x - 1/x-2 इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2। ये बहुत जरूरी चीज है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। इतनी सारी मैथ्स बन गई, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया मैथ्स में, और कब से पढ़ रहे हैं, और आज तक डिवीजन बाय जीरो नहीं पॉसिबल है, मतलब अलाउ नहीं करते। ठीक है, बिकॉज दे से दैट इफ वी अलाउ डिवीजन बाय जीरो, अगर हम उसको वैलिडेट कर देते हैं, तो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स का, वो सारा कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज विद दैट यू विल बी एबल टू प्रूव दैट 2 = 3। वो जो सारे प्रूव्स होते हैं ना कि 2 = 3 है, a = b है, वो इसी प्रमेय पर चलते हैं कि क्या उनमें यूज क्या होता है कि अपने ना एक एंड पे आके नंबर काटते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक फैक्टर आ गया, उसे कट कर दो। वो कट करने का मतलब होता है कि you're डिवाइडिंग बाय जीरो। हमेशा प्रूफ देखना, वहां पे लिखा आएगा a = b, इसका मतलब a - b = 0। तो जो सारे प्रूफ करते हैं ना 2 = 3, उस तभी इसी चीज से वो चीज खत्म हो जाती है कि अगर आपने a - 2 से डिवाइड किया है, मतलब आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, राइट। सो देयर इज अ बिग बिग रिसर्च इस पे होती है, बिग थ्योरी चल रही है, लेकिन कभी भी कहते हैं डिविजन बाय जीरो अलाउ नहीं किया जाता, और होता भी नहीं है। बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। अब इसमें चलो लगाओ, इसमें x - 2, x - 2 - x आ जाएगा। ये आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, -2 = 3 × x -2x, so 3x² - 6x + 2 = 0। ठीक है, इक्वेशन को हमेशा x² x और कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में लिखना है। अब हमें क्या करना है, पहले डी निकालना है। अच्छा, अगर ये 3 मार्क्स में मान लो ये इक्वेशन पेपर में आया और आ चुका है, ठीक है ना, तो अच्छे से लिख देना कि ए की वैल्यू क्या है, क्या है बताओ, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। बड़े अच्छे बच्चों की तरह ना ये लिख देना, व्हाट इज ए, बी की वैल्यू क्या है, और सी कितना है। तो डी निकालेंगे, b² - 4ac। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम लिख रहे हैं -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2। अच्छा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और ये आ जाएगा 24, कितना हो गया, 12। तो x की वैल्यू देखो, अब सब कुछ वैल्यूज हमारे पास यहां पर आ गई। ठीक है, सो दिस विल बी -(-6) +(-12/2 × 3)। x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस, अच्छा √12 को लिख सकते हो, नाइन्थ इतनी पार की है हमने, क्या लिख सकते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाय 6। कुछ कॉमन आ सकता है, 6 और 2 में कॉमन आ सकता है। अच्छा, नहीं करना ना, पहले तो इसको अलग अलग लिख दो, बड़े आराम से ना, अच्छे बच्चों की तरह इसको अलग अलग लिखो, राइट। x इज इक्वल टू 6 + 2√3 डिवाइड बाय 6, 6 - 2√3 डिवाइड बाय 6। अब देखो कॉमन आ सकता है, जैसे रैशनलाइज करते थे तो कॉमन निकालते थे ना हमेशा, तो ऐसे ये 2 कॉमन निकाला, 3 + √3 डिवाइड बाय 6, 2 कॉमन निकाला, 3 - √3 डिवाइड बाय 6। अब इसको कैंसिल कर दो।
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 + √3 डिवाइड बाय 3 - √3 डिवाइड बाय 3। x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे और होमवर्क के लिए जो करके लाने थे, और इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एज इट इज। सच में 2-3 साल पहले के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, और बेसिक के पेपर में तो अभी भी आ सकता है। हो गया सबका ये। अब हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x -1/x = 3। और सेकंड क्वेश्चन है 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। चल वरदान जल्दी से। रियो का मैं, रियो। तो ये आ गया x - 7 -x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 = 11/30। x एंड x कैंसिल हो गया। ये तो यहाँ पर आया, सॉरी। मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ अभी तो। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया हमने। तो ये मेरा बन जाता है x + 4 × x - 7 = -30। x² - 3x - 28 + 30 = 0। एंड लकली द गुड पार्ट अबाउट दिस इक्वेशन इज ये तो हमारी फैक्टराइज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी लिखा हो ना सॉल्व बाय फॉर्मूला, है ना, तो वही से करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना कि हम इसे फैक्टराइज कराएं। इसको हम बिल्कुल जब लिखा ना फाइंड द रूट्स, तो आपकी ये सॉल्विंग के मार्क्स हैं इसमें। ठीक है ना, आपने इसको रिड्यूस किया, देन व्हेन यू रिड्यूस इट, इसको आप किसी भी वे में कर सकते हो अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आ गया ना। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है -1। डी कितना है b² - 4ac। हो गया सॉल्व ये। -3 का स्क्वायर 4 × 1 × -1, 9 + 4 13 ही आया डी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई -b +−√d/2a। तो क्या हो जाएगा 3 +−√13/2 × 1 2। सो 3 +√13 डिवाइड बाय 2, 3 -√13 डिवाइड। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला लगाना है तो वो लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आप इसको x² - 2x - x + 2 करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वैसे तो मोस्टली सॉल्विंग आती है अगर तो फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाना है। तो अगर फैक्टराइज हो जाता है तो यहां पर जब फैक्टराइज होता है तो लिखना होता है इधर x - 1 = 0 और x - 2 = 0। ये लिखना होता है हमेशा। ठीक है, तो जिससे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं x = 1, 2। समझ में आ गया। ये चीजें बेटा बिल्कुल ध्यान रखना कभी सॉल्विंग में, या फिर जब हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं ना, तो इट्स अ मैंडेटरी स्टेप। अब क्या है कि जो हमारे पेपर चेकिंग हो रही है ना, वो इस हिसाब से हो रही है कि अगर ये लिखा नहीं है तो नंबर कट जाए।
वो वाला नंबर, एक नंबर जो कट जाता है ना, वो इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है। टीचर्स ओवरलुक बट समटाइम्स दे डोंट। बात समझ में आ गई? राइट। अब मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दी थी जिसमें सिर्फ मैंने आपको कहा था डी निकालना है, तो अभी वही काम करेंगे। कर दो इरेज इसको। सबका सबका आंसर आ गया ना इसमें? ये वो एक्सरसाइज है जो आपकी बुक से डिलीट हो चुकी है। ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट है और आते भी हैं। आप पिछले बोर्ड पेपर उठा लो अपने, प्री बोर्ड उठा लेना, सब में ये क्वेश्चन आए होंगे, सैंपल पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, दिस इज एक्सरसाइज 4.3। आपकी पुरानी वाली बुक की एक्सरसाइज 4.3 है, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें चार आपको इक्वेशंस दी थी और डी निकालना है। तो इसके बाद ना हम इसको अच्छे से समझेंगे, मैंने चार इक्वेशंस देकर डी निकालने को क्यों कहा है। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सी पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। और डी पार्ट है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सब में डी निकालो, निकाला हो तुमने ये? वेरी गुड। तो डी हमारे पास होता है b² माइनस 4x। ठीक है। तो ये मैंने निकाला, -7 का स्क्वायर 4 × 2 × 3, बड़ा अच्छा सा 49 माइनस 24, बड़ा अच्छा सा नंबर आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे b² माइनस 4ac। जब भी एक ध्यान रखना, जब भी सी में नेगेटिव वैल्यू आती है ना, मतलब आपके ना यहाँ पर माइनस, मतलब ये b² माइनस है ना, ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 + 33 हो गया ये। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे b² माइनस 4ac, तो मेरे पास आ गया 4√3 का होल स्क्वायर, 4 × 4 × 3। 16 3s are 48 minus 48 which is 0। ठीक है। ये चार वैल्यूज निकाली, तो चारों में कुछ आप बता पाओगे क्या क्या हमारे पास आ रहा है, क्या मतलब बन रहा है? ठीक है। 25 के बारे में अगर मुझे बताना है तो वो क्या है? एक 25 नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? ये थोड़ी सी हमारी ऑब्जर्वेशन है। 33 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 तो एग्जैक्ट 0 हो गया, और -31 एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है। सबने कैलकुलेशंस कर ली है? ये चार नंबर ध्यान रखना। अब हम करते क्या है कि इस केस में ना, बी पार्ट में 2x² x² लिखो। तुम्हारे में मिस कर वो होगा फिर। ठीक है। ठीक है। ये हमने सारे चार नंबर्स याद कर लिए। अब हमारा ना फॉर्मूला मेथड था ना, उसी में डी निकालते हो। और डी को यूज कहाँ करते हैं? स्क्वायर रूट में। कल मैं तुम्हें बोलती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 33 बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हैं ना, हमें आता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर ये कोई नंबर एक्स है या कोई नंबर ए है, √33, तो आप उसको स्क्वायर करोगे और 33 आएगा। मेक सेंस? सेंस लगती है ना? ठीक है ना? आप कह रहे हो कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, वो कोई नंबर ए के इक्वल है, तो आपने कहा a² 25 हो सकता है, तो ए की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो ना। √33 का मतलब है 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 5.5 5.2 5.3 कुछ तो कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना? अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि स्क्वायर रूट में ये 0 रख दिया और ये ए के इक्वल है, तो आप कह सकते हो a² 0 है। मेक सेंस? किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि स्क्वायर रूट में तो -31 है, तो तुम कह रहे हो कि मैं किसी नंबर को स्क्वायर करूं और -31 आए। इज इट पॉसिबल? रियल नंबर्स में इतना पढ़ लिया, जब भी आप -1 का स्क्वायर करते हो तो आंसर क्या लिखते हो?
+1। -1 की पावर 4 करते हो तो आंसर क्या लिखते हो? +1। क्यूब में नेगेटिव होता है। तो रियल नंबर्स में क्या चीज होती है कि जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे ना, मतलब इवन पावर लेंगे, हमारे पास नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। दैट इज द रियल नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? जो हम रियलिटी में नंबर्स देखते हैं उनमें स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाना होगा। ठीक है? तो ये आते हैं इन इमेजिनरी नंबर्स। अब आप कहोगे इमेजिनरी नंबर्स है तो क्या है? तो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगी, अब इनके बारे में समझना है थोड़ा बहुत तो। कि जब आपके फोन में सिग्नल नहीं आता है ना, थोड़ा लाइन कम होती है, कहते हैं ना यार सिग्नल नहीं आ रहा, तो हम बाहर जाते हैं और फिर ऐसे फोन को लेकर घूमते हैं ना। और फिर क्या इमेजिन करते हैं कि टावर अगर वहां है तो वहां से एक रे आ रही होगी। तो जो आप वो रे इमेजिन कर रहे हो ना, वो ये इमेजिनरी नंबर्स की वजह से ही हुई है। तो इनका काम है आपका सारा जो नेटवर्किंग है, जो सारा वाईफाई चलता है, सारी जो हमारी कनेक्शंस चलते हैं थ्रू इमेजिनेशंस, की वहां से वो सिग्नल आ रहा है ना, रे आ रही है, जो हम इमेजिन, वहां से ऐसा लगता है कि वो सिग्नल बनकर आ रहा है ना, जो साउंड वेव्स चलती है जिनको हम नहीं देख पाते हैं, तो ये सारी चीजें वो इमेजिनरी नंबर्स ही चला रहे हैं। समझ में आ गया? इनके बेसिस पर वो सारा चीज हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमें आता है हायर क्लासेस में। अभी के लिए आपको क्या करना है कि हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ रियलिटी वाले नंबर्स है, रियल नंबर मैथ्स है हमारी। ठीक है? तो हमारे लिए जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो हम कहते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उसको अच्छा वे क्या कहने का होगा? नो रियल रूट्स, कि रियल रूट्स नहीं है। राइट? बैक इन माय टाइम आई स्टिल रिमेंबर, हम कहते थे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमें लिखता था रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। लेकिन उन्होंने थोड़ा रिफाइन करवा दिया कि रूट्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन रियल नहीं है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे इस डी के बेसिस पे। मैंने क्यों कहा था ये डिस्क्रिमिनेंट होता है? इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि हमारा जो ये रूट्स है ना किस हिसाब से आ रही है। ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि जब भी आपने डी की वैल्यू निकाली उसे आप स्क्वायर रूट में यूज कर रहे हो आंसर में। ठीक है? तो हमारे 3 केसेस बनकर आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। डी की वैल्यू जो होती है ना डिस्क्रिमिनेंट, या तो मोर देन 0 होगी, या इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0। मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक इक्वल टू 0 हो गया, एक लेस देन 0 हो गया। ठीक है? इसमें भी डिस्टिंक्शन होती है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन होती है उसमें। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए बी सी शुड बी रैशनल। ठीक है? तो मैं ब्रेक नहीं करती इस चीज को, मतलब यूजुअली ब्रेक किया जाता है। ठीक है? लिख लो इसको पूरे टेबल को। ये बहुत ही इजी सा टेबल है। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग यूज करेंगे। वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन आज ना हम लोग बुक से स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, ताकि बुक खत्म हो जाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है मैं सारे आपको करवा दूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीक बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट वीक वेंसडे ले लो। आज वेंसडे है ना, आज ट्यूसडे है। पूरा एक हफ्ता ले रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। जितना भी काम होगा आपका टेस्ट होगा, बहुत जरूरी है, बहुत देर से टेस्ट नहीं हुआ है। समझ में आ गया? उसके बाद विल स्टार्ट विद एपी। तो एबीसी रैशनल जरूरी है। अब होता क्या है कि डी मोर देन 0 है। अब तुम्हें याद रखना है कि जो डी है ना, वो हमारा स्क्वायर रूट में यूज होता है। तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर होगा। बनती है सेंस? बिल्कुल है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स हैं। ठीक है? लेकिन हुआ क्या, एक बार वही नंबर प्लस हो रहा है, एक बार वही नंबर माइनस हो रहा है। 2+3 कर रहे हो, 2-3 कर रहे हो, तो आंसर सेम होगा। 2 में +3 किया, 2 में -3 किया, आर दे इक्वल? चाहिए -2 ले लो और लो, तुम्हारा बी सेम है। एक नंबर को प्लस किया, एक नंबर को माइनस किया। तो जब भी डी मोर देन 0 होता है ना, तो हमारे पास आंसर आता है, मतलब डी मोर देन 0, या मैं लिख रही हूं पॉजिटिव नंबर। ठीक है? पॉजिटिव। तो हम लिखते हैं, लिखो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग वैल्यू होगी, दोनों सेम नहीं आएंगी, अलग आएंगी। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो बेटा, आप पॉलिनोमियल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से होता है ये। तो देखो, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, जैसे 2 4 अलग अलग है ना, -2 -3 -2 4। पॉलिनोमियल्स में कितने हमने जीरोस किए थे?
समझ में आ गई? तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर में क्यों ब्रेक किया, थोड़ा सा ना ये ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर हमारा मान लो 25 बनकर आया, तो उसमें से क्या होगा, 25 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आया ना, तुम्हारा स्क्वायर रूट में डी लिख दिया, वो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हट गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, देयर विल बी नो स्क्वायर रूट इन आंसर। लेकिन कंडीशन क्या है कि एबीसी रैशनल चाहिए। अब एबीसी में मत ले लेना कि स्क्वायर रूट होगा, मतलब ए बी जो कोएफिशिएंट्स है ना वो स्क्वायर रूट नहीं होने चाहिए। तो यहां से हम बोलते हैं बस थोड़ा सा, रूट्स आर रैशनल, रैशनल नंबर में होंगे। ठीक है, ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन होती है, समटाइम्स हेल्प करती है, लेकिन क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो तो शायद ना करें, बट अगर कॉन्सेप्ट में जाओ समझने की बात है कि एबीसी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, 2 4 5, रूट वाला नंबर नहीं है उसमें। ठीक है, तो तब मैं ये बिल्कुल कह पाऊंगी कि जो हमारा डी है वो स्क्वायर रूट वाला नंबर, अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा रैशनल होंगी, लेकिन डिस्टिंक्ट ही होंगी। लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मेन चीज तुम्हें यही याद रखनी है, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, फर्दर जो आप यूज कर सकते हो, अगर भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो। समझ में आ गया? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एबीसी रैशनल ही है, तब हम कहेंगे दैट रूट्स आर इरैशनल। समझ में आ गया? ये बहुत ही छोटी सी न्यूसेंस होती है कि कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिशन्स में कहीं यूज होती है। तो कल अगर आप 11th 12th के बाद भी कोई कंपटीशन देते हो तो वहां शायद आपको कभी काम आ जाए, बट दिस इज आपके जो भी बोर्ड्स में काम आएगा ना वो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही है। एंड बिलीव मी, इसमें भी एक दो एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, मोर देन में जीरो में ना दो तीन एमसीक्यूज हैं जो मैं करवाऊंगी। अब सबसे अच्छा काम है, डी आ गया इक्वल टू जीरो, तुम क्या लिख रहे हो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/2a। जीरो प्लस किया, जीरो माइनस किया, सेम होता है ना। जैसे मैंने कहा 2 + 0 = 2 - 0, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं कि रूट्स तो एग्जिस्ट करती हैं, रूट्स आर रियल, क्योंकि हमारे नंबर्स रियल है, 2 3 4, 2/7, 3/7, कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स में है चाहे स्क्वायर रूट में हो। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये सबसे ही इंपॉर्टेंट हमारा चीज है जो यूज होता है। फुल 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है। समझ में आ गया? फिर हमारे पास आता है लेस देन जीरो, नेगेटिव नंबर है, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर। तो अभी हमारी इतनी नॉलेज नहीं है ना कि हम नेगेटिव स्क्वायर रूट्स में जाएं, तो हम बड़ा अच्छा सा आंसर देते हैं कि वी हैव नो रियल रूट्स। ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चे को मुझे क्या क्या पता नहीं है, ये क्या है पता नहीं, तो वही आपको ये पता नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट की जगह लिखेंगे देयर आर नो रियल रूट्स, बस इतनी सी बात है। इस पर भी एक एमसीक्यू है विच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, सेम है हमारा, और उसको हम ऑप्शंस के थ्रू ही टैकल करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हैज टू बी यूज्ड। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, 21 में ले लो, कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। समझ में आ गया? तो अगर मैं ग्लिम्स देती हूँ तो लिखो, आपको ना पूछा जाएगा कि रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, है ना, तो आप पहले डी निकालोगे, फिर देखोगे डी पॉजिटिव है, देयरफॉर द रूट्स एग्जिस्ट, एंड देन यू प्रोसीड टू फाइंड द रूट्स। हमारा मेथड ये होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो पहले आप डी निकालोगे, डी पॉजिटिव आएगा, है ना, फिर लिखा जाता है इफ सो फाइंड देम। तो डी पॉजिटिव आ गया, आप कहोगे यस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हेंस रूट्स, चाहे फॉर्मूला चाहे फैक्टराइजेशन सॉल्व करने। बात समझ में आ गई? यहां काम आता है, या फिर इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर ले पहले, उसके बाद है करवाते हैं। ठीक है, कि पहले करने हैं नेचर ऑफ रूट्स के, चलो पहले ही कर लो इसको, फिर इकट्ठे ही स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारी कर ले। ठीक है, जैसे कि ये ना आपकी बुक का एग्जाम्पल है, जैसे बुक से ही हो जाएंगे ये। चलो बच्चों निकालो बुक्स अपनी, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया होगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मैं अब आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रही हूँ, एनसीईआरटी नई वाली निकाल लो, चैप्टर 4, एग्जाम्पल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस
मैथमेटिकली, है ना, यहाँ तो कह दिया रिप्रेजेंट करो, लेकिन पेपर में ना सॉल्व करना भी आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा मैं पहले आपको सॉल्विंग सिखाती हूँ और फिर हम एनसीईआरटी पे आते हैं, कि अब ये नहीं होगा कि नहीं मैम ये तो सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, चलो बनाओ इसकी इक्वेशन। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर्मिंग अ इक्वेशन इज वेरिएबल क्या होगा, है ना, वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें लिखा है जॉन एंड जुवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उनके पास खेलने वाले टॉयज जो मार्बल्स होते हैं ना, वो हमारे पास 45 है, 45 ब्लॉक्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जहां पर भी ना तुम्हें प्रोडक्ट मेंशन कर दें, इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में आ रही है। हम लीनियर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आता है कि मैम कैसे पता लगेगा कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। नहीं पता लगेगा, रफ में लिखना, आप लिखना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45, पेंसिल के साथ लिख देना साइड पर, है ना, ताकि आप रब कर सको वहां पर, ये ना रहे हमारा प्रूफ कोई कि हमने कुछ ऐसा किया है। फिर उसके बाद है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव। तो जहां पर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर में आएगा। समझ में आ गई बात, हमारा आंसर स्क्वायर में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये वर्कशीट में या एज अ केस स्टडी बनकर आ सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, किसी एक बंदे के पास मार्बल्स, सपोज कर लो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, कि पहला नाम वो दिया हुआ है, मैंने एक्स लिख दिया उसको। अब क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये क्वाड्रेटिक है, बिकॉज वाई एम सेइंग इट, बिकॉज ना टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते कि आप दो वेरिएबल्स में जाओ। तो इनिशियली आप कर सकते हो कि आपने कहा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती वाई, और आपने लिख दिया x प्लस वाई इज 45। गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती। या फिर क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि रिप्रेजेंट द इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो अभी हम स्टार्टिंग लिख रहे हैं ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे इक्वेशन फॉर्म करें, तो आप इसको ऐसे लिख लो। अगर पेपर में नहीं समझ में आएगा तो रफ में, मतलब पूरा पूरा एक्स एंड वाई मत लिखना, इक्वेशंस लिख लेना, देन विल रिप्लेस। ठीक है। अब दोनों के 5 5 मार्बल गुम हो गए, तो अगर जॉन के पास एक्स थे, अब कितने हो जाएंगे, कैसे शो करोगे कि आई हैड एक्स मार्बल्स, नाउ आई लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो नाउ आई हैव एक्स माइनस 5 होगा ना। ऐसे ही जीवंती के भी 5 मार्बल गुम हो गए, तो उसके पास कितने हो गए। अब क्या क्या क्वेश्चन है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करना होता है कि किसी एक नंबर, यूजुअली एक्स को लिखते हैं ना, तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालकर यहां पे पुट कर दो। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज 45, एक्स माइनस वाई 5 इंटू वाई माइनस 5 इज 124। दिस इज व्हेन आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो जैसे लीनियर इक्वेशन जितना मैंने चिल्ला चिल्लाकर समझाया है वैसे ही बना लो, और फिर उसके बाद यहां पर पुट करो। ये वाला हम लिख देंगे कि यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स माइनस 5। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो एक्स एंड वाई लेकर ही होता है, उसको तुम कर ही नहीं सकते एक्स के साथ, सिंगल वेरिएबल के साथ, और वो बोर्ड पेपर में भी आया था। अब क्या कर लोगे, है ना। तो आपको वैसे ही करना है। तो ये देखो क्या बन गया, एक्स माइनस 5 इंटू 40 - x इज 124, है ना। अब दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके 124 को बनाना है हमें प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करेंगे ना, पहले एक चीज और देख लो कि अगर मुझे सिंगल लिखना ही इसको होता सिंगल वेरिएबल में, तो मैं लिखती नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन एक्स, और यहां लिख देती 45 माइनस एक्स। ठीक है ना। प्रैक्टिस के साथ बिलीव मी अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी। लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, हर एक में बार बार वही चीज होती है। ठीक है। तो अब हम ये चीज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स एंड 45 माइनस एक्स। अब हमारी एक ही क्वेश्चन बनेगी कि एक ने 5 मार्बल गुम कर दिए, दूसरे ने भी 5 मार्बल गुम कर दिए, और प्रोडक्ट है 124। देखो, डायरेक्टली पहुंचना और घूम कर पहुंचना, बस इतना सा फर्क है। टेक्निकली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट समटाइम्स टीचर्स टू वेरिएबल्स एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे साथ हो चुका है, बच्चे के क्लास में क्वेश्चन गलत कर दिया था कि नहीं नहीं सिंगल वेरिएबल बनाओ।
ठीक है। तो मैंने कहा अगर सिंगल वेरिएबल का ही इतना कंडीशन है तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताओ सिंगल वेरिएबल से कैसे सॉल्व होगा। तो वो आंसर नहीं होता, टीचर्स गेट समटाइम्स अनरीजनेबल हो जाती हैं, तो हमें उसे डील कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। तो पेपर में आई विल एडवाइज कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है कोशिश करना सिंगल में ही बना कर आओ, ठीक है ना। बिकॉज आईसीएसई बोर्ड में स्पेसिफिकली लाइन लिखी होती है रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन वेरिएबल एज अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर वहां पे आ गया तो कभी हमारे पास ऐसा कुछ आ गया ना, तो हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, चलो। इसको मैंने लिखा 40x माइनस 200। एक्स को पहले 40 से और 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 5 प्लस 5x। अब हम क्योंकि 10th के बच्चे हैं तो मैं ओरली एक्स इंटू में ऐसे करके दिखा नहीं रही हूँ, वरना आपको अगर ऐसे लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हो। नो जजमेंट, नो सेइंग कि क्यों स्टेप्स बढ़ा रहे हो, लिख लो पर सही लेकर आओ। बात समझ में आई? बिल्कुल सही लिखो, साइंस को सेम लिखो। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे प्रैक्टिस करते हो, सच्ची कहती हूँ 2-3 महीने बाद ना तुम खुद डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ। राइट? होता क्या है, टीचर डायरेक्टली कर रही है, हम भी कोशिश करते हैं डायरेक्टली करें, और हमारे में वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो पहले गो रूट करो ऐसे, कोई गलती नहीं है उसमें। तो ये देखो मैं क्या करूंगी, टर्म्स को एक्स स्क्वायर पहले, फिर हमारी एक्स की टर्म वो है 45x, और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये जो -124 है इसको भी ले आएंगे साथ में, सभी को इकट्ठा कर दिया। ये मेरे पास बन गया -x² प्लस 45x माइनस 324। अब इसके बाद क्या करना होता है, यूजुअली लाइक इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ना पॉजिटिव रखते हैं। अच्छा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो कौन सा वाला पॉलिनोमियल होता है वो? अपस्ट्रीम होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। साथ के साथ रिवीजन रखो कि अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो वही वाला बिल्कुल ठीक है, डाउनवर्ड हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारी कॉन्सेप्ट रिवीजन। अब ये यहाँ पर नहीं काम आएगा, लेकिन वहां पॉलिनोमियल में 1 नंबर के क्वेश्चन में ही काम आएगा। ठीक है। तो अब मैं इसके नेगेटिव लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इजी लगता है फैक्टर्स बनाने आसान, मुझे नेगेटिव नंबर बिगिनिंग में ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा प्लस में करती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप कर लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब फैक्टर्स बनाने का काम सबसे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, 324। 99% तुम्हारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। अब जल्दी होगा फास्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। सेकंड, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इंट्यूटिव यू आर टुवर्ड्स नंबर्स। अब अगर 324 को फैक्टराइज करो, अब मैं कैसे करती हूँ, मैंने लिखा इंटू 162, है ना। फिर मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 81, यही आएगा ना। फिर 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। अब मुझे पता है कि मुझे चाहिए 45। सम ने, क्योंकि प्लस 324 है तो मतलब दो नंबर्स का सम होगा 45, कोई बड़ा छोटा नंबर नहीं होगा, दोनों ही छोटे चाहिए 45 से। सो आई विल पिक अप नंबर्स फ्रॉम हियर जिसमें मुझे सम 45 से कम मिले, फैक्टर्स वो लूंगी। ठीक है। तो कोशिश करो, चलो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अच्छा, अगर मुझे सम नेगेटिव और ऑड और इवन में देखो, ऑड एंड इवन है तो एक नंबर ऑड होगा एक इवन होगा। अगर दोनों इवन हुए तो डिफरेंस शुड बी इवन, सम शुड बी इवन। दोनों ऑड हुए देन ऑल्सो द सम एंड डिफरेंस विल बी इवन। तो एक ऑड एक इवन, मतलब इवन हमारा सेपरेट रहेगा। ठीक है। तो क्या हो गया ये, जो पता। सो इफ आई टेक 9 and 4 36 और फिर 9 अलग से, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अगर बच्चों फैक्टर्स नहीं बन रहे तो टाइम वेस्ट मत करो, फॉर्मूला मेथड लगा लो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। बैक लाइक 2-3 years बैक आई हैड अ स्टूडेंट जो सिर्फ फॉर्मूला लगाता था, जो मर्जी इक्वेशन दी हो उसने फॉर्मूला ही लगाना है, कहता नहीं मैम मुझे लगता ही वो ठीक है, कैलकुलेशंस ठीक ठाक है। तो अब क्या कर लोगे, कुछ नहीं, उसने आंसर तो सही निकाला हुआ है ना, चाहे टाइम निकाल कर निकाला है। अब मैं उसके पीछे पढ़ू, नहीं नहीं तुझे तो यही करना है। ठीक है। सो लेट इट बी। जब नहीं निकल रहा ना आंसर, तो हमेशा
मतलब आफ्टर लाइक 5-6 सेकेंड समझ में आता है कि नहीं फैक्टर्स बन रहे हैं, वहां पे टेंशन है, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, गो बाय फॉर्मूला में। तो एक्स की वैल्यू 9, 36, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जरूरी चीज, हमें एक्स की वैल्यू निकालने को नहीं कहा, हमें क्या है, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद जॉन 9, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, क्या हो जाएगा, 36 - 9, 27। सेकेंड केस, अब अगर जॉन को आपने 36 दे दिए, 45 - 9 कर देना, सॉरी, टुगेदर दे आर 45 मार्बल्स, सो 45 - 9 इज 36। गलत लिखना जरूरी नहीं होता कि सही लिखा जाए, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को स्पॉट करना सबसे जरूरी चीज है। तो जैसे 36 लिखा ना सेकंड केस में, मुझे समझ में आ गया जीरो तो हो नहीं सकता, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ लिखने में, है ना। तो ये चीज दिमाग चलना चाहिए, सीरियसली कह रही हूँ, गलती लिखते हुए फ्लो में चलते हुए ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत खुश हो रहे हैं पेपर देखकर, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा पेपर है, आता है, आप गलती कराते हो, लेकिन उस गलती को थोड़ा सा साउंड होकर ना हमें सिर्फ स्पॉट करना होता है। द मोमेंट आई रोट 36 और मैं 36 में से माइनस कर रही हूँ, तो जीरो थोड़ी ना हो जाएंगे कि सारे मार्बल्स उसी के पास है ना। तो ये नहीं हो सकता। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जिवंती, तो वो आ जाएगा 45 - 36 9, ठीक है। दोनों ही केसेस लिख कर आने हैं, किसी एक को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपकी इसी चीज को टेस्ट किया जाएगा, यू राइट बोथ द केसेस। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है जब। एग्जाम्पल 2 इसी का, एग्जाम्पल 1 पार्ट 2। A cottage industry produces a certain number of toys in a day, ठीक है। दो चीजें हैं, कॉटेज इंडस्ट्री ने ना कुछ टॉयज प्रोड्यूस किए पर डे, समझ में आती है बात। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो दूसरी चीज मुझे क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तक समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशंस में, और अभी भी इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें दी होती है जिनके बारे में वेरिएशन, जिनके बारे में रिलेशनशिप दिया होता है, ठीक है। So the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ना उसने थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व करके आपको बताई कि 55 में से ना जितने उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किया वो माइनस कर दो, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय, राइट। सो ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाउ दिस इज अ थिंग जो थोड़ी सी हमारी इकोनॉमिक्स वाली हो जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। टोटल निकालने के लिए कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर टॉय। जैसे तुम मार्केट जाओ बुक्स लेकर आओ, तो एक बुक इतने की है, 10 बुक्स ली तो इतने की है, वैसी चीज है ये, ठीक है। तो यू आर बाइंग द सिमिलर थिंग, तो इसमें हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ toys produced per day equal to X. Therefore, the cost of production per toy कितनी हो जाएगी, कितनी है, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स, और साथ में रुपीज लगा देना। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, कितनी दी हुई है, ₹750। कैसे निकाला होगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर टॉय, बस। ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है कि हम पूरी डिटेल लिखें, हमने ऐसे लिख दिया काफी है। सॉल्व करके आंसर निकाल लो, चलो जल्दी से। सो दिस इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज 750। अब मैं इस पूरी टर्म्स को यहां ले जाती हूं ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और दो स्टेप्स की जगह अगर मैं पहले ही एक्स स्क्वायर लिख दूंगी -55x लिख दूंगी तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। बात समझ में आई। अब तुमने जो शिफ्टिंग की,
फिर इक्वेशन अच्छे से लिखी, उसके कोई नंबर नहीं है, वो स्टेप्स मार्किंग में नहीं आते। तुमको मैं 10 स्टेप लिख कर आया हूं, 10 स्टेप नहीं होते आपके। स्टेप्स क्या होंगे? एक ये स्टेप, फिर इस इक्वेशन फॉर्मिंग का स्टेप, ये आधा नंबर होगा इसका, फिर इसका आधा नंबर होगा, फिर तब तुमने फैक्टर्स बनाए होंगे, उसका आधा नंबर होगा। ठीक है ना? अब उसी को तुम 4 स्टेप्स में लिख कर आओ, चाहे उसको 10 में लिख कर आओ, नंबर तुम्हें उतने ही मिलने हैं। बात समझ में आई? जब लिखते हैं ना कि हमने तो बहुत स्टेप्स लिखे थे, मैम ने नंबर ही नहीं दिए, तुम फालतू में जो मर्जी लिखते आओ। राइट? तो अब हमारे पास आ जाएगा 750 के फैक्टर्स। अगेन वी नीड टू ऐड, 75 के फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने 10 को सेपरेट कर लिया। 75 के क्या होते हैं? 25 थ्री सा, बन गए फैक्टर्स। -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x -30 -25 x -30, तो x -25 इक्वल टू 0 और x -30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 30। ठीक है? देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज पर डे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 25 है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो नंबर ऑफ टॉयज ही निकालने। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे ना, वही निकालना है आपको। ठीक है? सो नंबर ऑफ टॉयज पर डे 25 और 30। यही होगा। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? जब -x² लेकर वहां गए तो प्लस में ही आएगा आंसर। ठीक है? 25 टॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है? अब बस इसमें चेक क्या करना है कि जब आपने 25 टॉयज लिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? 30। 30 लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? 25। दोनों ही वैलिड है। ठीक है? अब आ जाओ, हमारे पास है, हमने एग्जाम्पल 2 कर लिया था इसका। राइट? अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2। नई बुक्स में है ना? 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में आया ना तो किसी ने सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? पेपर में आता है, देर आर क्वेश्चंस इन केस स्टडी जहां पे कहते हैं बस रिप्रेजेंट कर दो, बस इतना ही काफी है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आएगा तो आपको सॉल्व करना होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो लिख दिया तुमने 528 स्क्वायर मीटर्स। द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसमें लेंथ को लोगे एक्स या ब्रेथ को? ब्रेथ को, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो लेट द breadth x meters, therefore length of plot क्या हो जाएगा? length is 1 more than twice the breadth। ठीक है? तो 2x+1 हो गया। 1 मोर मतलब +1 है। किसका +1 है? 2 टाइम्स ब्रेथ, तो 2x+1 मीटर। अब आपको एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यहां पर ये फॉर्मूला जरूर लिख के आना, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। सो 2x+1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व कर लो। 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 528 इंटू 2, ऐसा तो क्यों करना है? 528 इंटू 2 है, इसको भी फैक्टराइज किया तो मैं 4 से करती हूँ 132। ठीक है ना? अच्छा देखो यहाँ पे ना 1x है, मतलब कंजेक्टिव नंबर्स है।
सॉल्व करो इसको। नहीं फैक्टर समझ में आ रहे तो सॉल्विंग शुरू कर दो। मैं कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए बस, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है और कुछ नहीं। अच्छा, बाय द टाइम ना आपकी टेंथ खत्म होगी या टेंथ तक के बोर्ड्स तक पहुंचोगे ना, इनके फैक्टर्स सच में स्ट्राइक करने शुरू हो जाएंगे। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी के लिए टाइम लगता है। तो फैक्टर्स हैं 33x एंड 32x। ठीक है, उल्टा लगना शुरू हो जाता है, फैक्टर समझ में आते हैं और खुद भी स्ट्राइक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2x + 33 माइनस, यहाँ से मैं 16 ही कॉमन लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ 2x चाहिए। 2x और ये 33 ही आएगा। एक बार चेक कर लेना डिवाइड करके, ठीक है ना, क्योंकि 3 × 48 होता है। तो 3 आ गया, फिर 48 आएगा तो 3 आएगा, तो थोड़ा चेक कर लिया करना। x - 16, 2x + 33 = 0. So I'll write x - 16 is 0 और 2x + 33 = 0. x की वैल्यू 16 आ गई, चलेगी, लेकिन x की वैल्यू -33/2 आ गई। और x हमारे लिए क्या था? ब्रेथ। तो क्या कभी ब्रेथ है जो मतलब एक किसी भी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है या उसकी वैल्यू है, मेजरमेंट है, कभी नेगेटिव हो सकती है? तो इसमें हम लिख देंगे रिजेक्ट। So therefore, breadth of the rectangle is 16 meters and length is, so length is 33 meters. समझ में आ गया? चलो सेकंड पार्ट कर लो, तो टाइम हो गया। तो सेकंड पार्ट की सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर लो, बहुत इजी है। अब इसी का ना मैं एक और काउंटर क्वेश्चन करवाऊंगी। इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सहज जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें ना काफी केसेस होते हैं, यहां पर लिखा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बस यही लिख लो क्या क्या आ सकता है। इट कुड बी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो क्या फर्क है उसमें? या फिर लिखा जाता है कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, या इवन नहीं लिखा जाएगा, कंसेक्टिव इंटीजर्स इवन में मतलब इवन तो होंगे लेकिन पॉजिटिव नहीं है। या फिर हो सकता है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो हर एक केस में हमें कैसे आंसर लेना है। यहां पर कंसेक्टिव पॉजिटिव है, तो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? x + 1। तो इसमें स्क्वायर प्रोडक्ट का हुआ है x × x + 1 इज 306, x² + x - 306 = 0। इसे सॉल्व करके घर से लेकर आना। इसके एक या दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले जिसमें सिर्फ हमें इंटीजर्स दिया होता है, तो वी हैव टू टेक बोथ द केसेस।